हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। आज का टॉपिक आप लोगों को दिख गया होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और प्लस अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो शेड्यूल है, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो डेली करंट अफेयर का पीडीएफ और प्लस अगर मैं बात करूँ तो क्लास से रिलेटेड अपडेट्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा ये है टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव। जब हम टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव की बात करेंगे तो ये एक तरीके का सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको 370 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस देता है। लेकिन हम तो रेलवे वाले हैं तो क्या करें। देखिए, रेलवे के जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो लाइव हो या फिर अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डेड हो या अपकमिंग हो, तो वो सारे बैचेस इसमें क्या होंगे, वो सारे बैचेस इसमें कवर होंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 370 प्लस एग्जाम्स को ये क्या करेगा, 370 प्लस एग्जाम्स को कवर करेगा। 1.5 लाख से ज्यादा आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे पीवाईपीज मिलेंगे। साथ ही में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स पे बिल्कुल एकदम फ्री मिलेगा। अच्छा, हमारे जो प्लान्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे 3 मंथ का जो प्लान है ये मात्र 369 में आपको अवेलेबल है। और 12 मंथ का जो सुपर पास लाइव है ये आपको 1249 में अवेलेबल है। और अधिक डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे रिया। एक्चुअल में ना ये रिया कूपन कोड यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट वाला प्राइस मैंने यहाँ पे जो है वो शो किया है। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाएंगे तो प्राइस आपको जो है वो ज्यादा शो करेगा। बाकी आप मात्र 1 रुपए के साथ भी टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइन में क्या कर सकते हो, खुद को इनरोल यहाँ पे कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जो कि 1950 में लागू होने के समय मौजूद 395 अनुच्छेदों से बढ़कर के हैं। देखो, स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय पर हमारे पास कितने आर्टिकल थे, 395। आज भी अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल तो 395 ही है, बस उसके सब क्लॉज आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इस तरीके से जो आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं सब क्लॉज में, उनको ऐड करके आपके पास आर्टिकल कितने हैं, तो 448 हो जाएंगे। अच्छा, जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो जब इसे अपनाया गया था तब संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे पास आर्टिकल कितने हो जाते हैं, 448। इसके अलावा पार्ट की अगर हम बात करते हैं 2525 और प्लस अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो ये कितनी शेड्यूल हो जाती हैं, तो मैम टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, जब हम अनुसूची की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अनुसूची हमारे पास कितनी है, तो मैम 12 अनुसूची है। अगर हम पहली अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें आपको किसके बारे में पता चलेगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनका क्षेत्र। उसके बाद जब हम सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपालों और संसद के अध्यक्षों उपाध्यक्षों की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। जब हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो संघ एवं राज्य मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का यहाँ पे प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। जब हम फोर्थ वाली अनुसूची की बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसके अलावा जब हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान। उसके बाद जब हम बात करते हैं छठी वाली आपकी अनुसूची किसके बारे में बात करती है, तो मैम 6 वाली शेड्यूल की बात करेंगे तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मान्यता प्राप्त आधिकारिक लैंग्वेज की सूची आपको देखने को मिलती है 8वीं अनुसूची में। टोटल हमारे पास कितनी लैंग्वेज है, तो टोटल हमारे पास लैंग्वेज हो जाती है 2 to 22 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब हम बात करते हैं 9th वाली अनुसूची की या 9th वाले शेड्यूल की, तो न्यायिक समीक्षा को रोकने के लिए कुछ अधिनियमों और विनियमों के लिए विशेष प्रावधान। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 इसके तहत
जो है वो जोड़ा गया। 10वें की अगर हम बात करते हैं तो 10 में तो हमें दल बदल देखने को मिलता है। 11th वाली शेड्यूल की बात करते हैं तो 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां यहाँ पे जोड़ी गई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची तो यहाँ पे 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां यहाँ पे जो है वो जोड़ी गई। तो टोटल आपको कितनी शेड्यूल देखने को मिली या टोटल आपको कितनी अनुसूची देखने को मिली? तो टोटल हमें यहाँ पे 12 शेड्यूल जो है वो देखने को मिली। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि ये बताएं कि किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख जो है वो किया गया है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है किसको लेकर के? तो यहाँ पे बात हो रही है किसको लेकर के? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो मेंशन किया गया है। तो कौन से वाले में? तो मैम हमने पहली ही अनुसूची में जो है वो पढ़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की जो है वो शक्ति है? मतलब कि अगर हम बात करेंगे किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे बात कर रहा है किसके बारे में? तो ये यहाँ पे बात कर रहा है कि निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं मतलब रिव्यू की बात कर रहा है, तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 137, 137। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से जो है वो संबंधित है? तो जब भी हम बात करते हैं कृषि और पशुपालन तो कौन सा आर्टिकल होता है? तो मैम आर्टिकल हमारा हो जाता है 4848। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं? तो मैम ये तो बहुत ही आसान है। और वो कौन सा वाला शेड्यूल होगा हमारा? तो मैम ये शेड्यूल हो जाता है हमारा 10th वाला। यानी कि जब हम दल बदल की बात करते हैं तो दल बदल से संबंधित कानून जो है ये कौन सी अनुसूची में मिलेंगे? तो ये 10th वाली अनुसूची में आपको मिलेंगे। भारत के संविधान में डैश अनुसूचियां हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न हो गया। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं या करंट की बात करते हैं तो कितनी शेड्यूल आपको देखने को मिलती है? तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर आपका बन जाता है मैम टोटल 12 शेड्यूल यानी 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करता है? अच्छा, ये वाला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो क्या बनता है हमारे लिए? थोड़ा सा इजी बन जाता है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों के बारे में जो है वो बताता है? तो आंसर क्या बन गया? आर्टिकल हमारा 320। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो जब हम लोग 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे लैंग्वेज हो जाता है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। तो 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची बोलेंगे तो दल बदल। अगला प्रश्न है कौन सी अनुसूची प्रशासन व नियंत्रण तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान से जो है वो संबंधित है? तो ये तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो डिस्कस किया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? तो करेक्ट आंसर बनता है आपका 5th वाला शेड्यूल। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी अनुसूची है जो कि प्रशासन व नियंत्रण तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान से संबंधित है? तो आपका 5वां अनुसूची। देखो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 244 का जो सब क्लॉज 1 है, ये अनुसूचित क्षेत्रों की अभिव्यक्ति का आशय ऐसे क्षेत्र से है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति ने आदेश दिया और पर्टिकुलर उस एरिया को क्या किया गया, उस एरिया को यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर किया गया। मतलब शेड्यूल्ड एरिया जो डिक्लेयर किया जाता है ये किसके द्वारा? तो मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। केंद्र सरकार उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर्टिकल 275 के तहत राज्य को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है जिससे अनुसूचित जनजातियों का विकास को क्या मिले? बढ़ावा मिलेगा। बाकी देखो एक तो हम लोगों को कंफ्यूजन होती है 5th वाले शेड्यूल में और दूसरा आपका 6th वाला शेड्यूल। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम 5th वाले शेड्यूल की बात करते हैं तो 5th शेड्यूल में आपको क्या पता चलता है? देखो यह अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है जिन्हें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत
जो है वो शामिल किया गया है। मतलब 5वीं अनुसूची क्षेत्र के रूप में जो है वो शामिल किया गया। वहीं छठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं या 6th वाले शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 6th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो हमें कितने स्टेट देखने को मिले, तो मैम यहाँ पे हमें स्टेट देखने को मिले कितने, 4। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और प्लस अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम स्टेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऐसा युग्म है जो कि आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए जब हम बात करते हैं 3rd वाला शेड्यूल तो ये शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में जो है वो बताता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में बताती है, 8वीं आपको भाषाओं के बारे में बताती है। इसका मतलब 9th वाला यहाँ पे गलत हो गया। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे कौन सा वाला गलत हो गया, तो हमारा यहाँ पे डी वाला गलत हो गया। देखिए जब हम बात करते हैं किसके बारे में, 9th वाले शेड्यूल के बारे में, देखो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संशोधन द्वारा जो है वो जोड़ी गई थी। पहले संशोधन ने भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। इसे 10 मई 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है, तो भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों और विनियमों को क्या करती है, संदर्भित करती है। आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, आपका 9th वाला शेड्यूल, तो ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। साथ ही में इसको पहले संशोधन से हमने जो है वो जोड़ा और पहला संशोधन हमारा कब का है, या फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 1951 यानी कि 1951 का है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग जब बात करते हैं 8वीं अनुसूची, टोटल कितनी लैंग्वेज देखने को मिली, तो टोटल यहाँ पे 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिली, 2 to 22 लैंग्वेज। और 22 लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज है जो कि शामिल नहीं है, तो मैम इंग्लिश हमारे यहाँ पे क्या नहीं है, इंग्लिश हमारी 22 भाषाओं में जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी लैंग्वेज देखने को मिलती है, 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में जो है वो हिंदी राजभाषा है हमारी। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज है। आपको शायद याद होगा जब हम मूल संविधान की बात करते हैं या शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो उस समय यहाँ पे भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14। फिर उसके बाद संशोधन के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों को संख्या जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे असमिया हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया, उड़िया हो गया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 22 लैंग्वेज आपको जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं सिंधी 1, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोंकणी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 लैंग्वेज है इनको हमने क्या किया, इनको हमने जो है वो बाद में ऐड किया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो 22 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा मैम, 1 4 14। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला लैंग्वेज से संबंधित हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा होगा, तो मैम ये 21st वाला अमेंडमेंट एक्ट 1967। इससे कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया, तो इससे यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज को जो है वो ऐड किया। कौन सी लैंग्वेज है, तो सिंधी लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 71st वाला अमेंडमेंट एक्ट कब का है, 1992। इससे कितने लैंग्वेज को ऐड किया, तो इससे 3 लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया गया। कौन कौन सी, कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया और प्लस अगर हम बात करते हैं नेपाली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 92 वाला अमेंडमेंट एक्ट कब का है, 2003 का। कितनी लैंग्वेज को ऐड किया गया, तो मैम 4 लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया गया। 4 लैंग्वेज कौन कौन सी है, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया और प्लस अगर हम बात करते हैं संथाली। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज का विस्तार देख सकते हो। और आज कितने लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मैम 22 लैंग्वेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित जो है वो प्रावधान यहाँ पे निहित है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, तो ये तो हम लोगों को पता है, सेकंड वाली अनुसूची हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम सेकंड वाले शेड्यूल की बात करते हैं तो वेतन भत्तों और
और विशेषाधिकारों आदि से संबंधित जितने भी प्रावधान है ना, वो सारे कहाँ पर किए गए, सेकंड शेड्यूल। बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये जो आपका क्या बोलते हैं इनको, वेतन भत्ते और प्लस विशेषाधिकार, तो ये किस किस के हैं। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जज ऑफ हाई कोर्ट है, और साथ में अगर हम बात करते हैं तो कैग के वेतन और भत्तों का जिक्र भी जो किया गया है, ये सेकंड वाले शेड्यूल में यहाँ पे किया गया है। बाकी जब हम थर्ड वाली अनुसूची की बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान के जो है वो प्रतिज्ञान या शपथ के बारे में आपको पता चलता है तीसरे शेड्यूल में। तो किस किस के बारे में, सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो जाता है, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं, इसके अलावा कैग है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर हो जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर हो जाते हैं, और साथ ही में अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, तो इनकी शपथ का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो इनकी शपथ का वर्णन ये थर्ड वाले शेड्यूल में किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों का जिक्र जो है ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है सेकेंड वाले शेड्यूल में। तो सेकेंड और थर्ड होप्स आप लोगों को दोनों जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जो है वो जारी रह सकती है यदि हाँ जी, आपातकाल की घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 वर्ष से क्या है, यहाँ पे 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे मुश्किल। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय आपको देखने को मिलते हैं, या 11th वाले शेड्यूल की बात करते हैं तो टोटल आपको 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बनता है, 29, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 29 सब्जेक्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 71 बी निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से जो है वो संबंधित है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा हो गया, तो आर्टिकल हमारा हो जाता है 371 बी। और जब हम 371 बी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, या फिर अगर हम बात करते हैं सिक्किम, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा असम, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं संविधान का जो पार्ट 21 है, पार्ट 21 के आर्टिकल 371 से लेकर के 371 जे में 12 राज्यों के लिए आप लोगों को स्पेशल प्रोविजन देखने को मिलेगा। जैसे 371 की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 ए की बात करते हैं तो नागालैंड है, 371 बी की बात करते हैं तो असम हो गया, सी की बात करते हैं तो मणिपुर हो गया, डी की बात करते हैं आंध्रा तेलंगाना, ई की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे आंध्रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ में सिक्किम है, जी में मिजोरम है, एच की बात करते हैं अरुणाचल हो गया, आई की बात करते हैं गोवा, और जे की अगर हम बात करते हैं कर्नाटका। अपने को 371 बी पूछा था, तो 371 बी की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, असम हमारा बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जब हम 12th वाले शेड्यूल की बात करेंगे तो 12th वाला जो शेड्यूल है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या आंसर करोगे मैम, आंसर हमारा क्या बन जाता है, ऑप्शन सी, यानी कि नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को ये क्या करता है, निर्दिष्ट करता है आपका 12th वाला शेड्यूल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि राज्य सभा में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाएगा, और यह उस संबंध में चौथे अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार जो है वो होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट मिलेगा वो आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, हम पढ़ते हैं ना हमेशा स र ला, स र ला का मतलब क्या होता है, तो स इसके बाद र, उसके बाद आपका ला। तो स से हमारा क्या हो गया, स से हमारा संसद हो गया, र से हमारा क्या हो गया यहाँ पे राज्यसभा हो गया, और ला की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा लोकसभा हो जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 79 ये आपको पार्लियामेंट के बारे में बताएगा, आर्टिकल 80 की अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, और आर्टिकल 81 की बात करते हैं तो ये आपको किसके बारे में बताएगा, तो ये आपको लोकसभा के बारे में जो है वो बताएगा। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बन गया, आर्टिकल 80। अगला प्रश्न है कि संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा
विषय ये किस अनुसूची के अंतर्गत जो है वो आता है। जब हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं तो शेड्यूल 7 के तहत अगर हम बात करते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है ये किसका विषय है, तो आप क्या कहोगे कि मैम एजुकेशन जो है ना ये समवर्ती सूची का विषय होगा, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका क्या बन गया, डी बिल्कुल बन गया। देखो राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, या फिर अगर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट पे तो मैम स्टेट बनाएगा। यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कौन बनाता है, तो मैम सेंटर बनाता है, सेंटर। लेकिन अगर हम संवर्ती की बात करते हैं तो इस पर कानून कौन बनाता है, मैम स्टेट प्लस अगर हम बात करते हैं सेंटर, दोनों ही कानून बनाते हैं। लेकिन माना किसके कानून को जाता है सबसे पहले, तो यहाँ पे सेंटर के। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये पंचायतों की अवधि से जो है वो संबंधित है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात कर रहा है, या पंचायत की अवधि से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा, तो 243 ओ है 243 ई, तो आंसर अपना यहीं पे मिल गया 243 ई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में जो है वो चुनौती नहीं दी जा सकती, तो यहाँ पे क्या कहोगे मैम, 9th वाला शेड्यूल, ऑप्शन की बात करते हैं डी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो 9th वाला शेड्यूल। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में डैश से संबंधित विषय आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, 4th वाले शेड्यूल के बारे में, तो 4th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, तो मैम 4th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा डी, यानी कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से ये क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किए जा सकने वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय का विशेष सलाहकार अधिकार क्षेत्र जो है यह आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा। तो विशेष अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा हो गया, तो आर्टिकल हमारा हो गया 143, यानी कि 143। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे बोला है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, तो ये कहाँ पे मिलेगा, 48, और 48 का सब क्लॉज कौन सा हो जाता है, तो 48 का सब क्लॉज यहाँ पे हो जाता है ए। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना जो है वो उपसभापति चुनेगी। तो एटलीस्ट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे मैम थोड़ा सा पढ़ने का समय तो आप हमें दो, तब तो चीज़ें क्लियर हो। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ लो, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनता है वो क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बोला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, तो ये किस में कहा गया, तो मैम 89 में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो शामिल हो जाएगा। तो जब हम 11वीं शेड्यूल की बात करते हैं तो 11वीं शेड्यूल में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैम हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य और प्लस अगर हम बात करते हैं स्वच्छता, तो ये किस में देखने को मिलेगा, ये आपको 11th वाले शेड्यूल में देखने को मिलेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से जो है वो संबंधित है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है, तो आर्टिकल हमारा कौन सा हो गया, 71। अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक तो विषय वस्तु लिखा हुआ है और उनसे संबंधित अनुच्छेद का जो है वो हमें मिलान करना है। जैसे अगर हम एक भी यहाँ पे स्टेटमेंट पकड़ गए तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये मैं कह नहीं रही, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हें एक भी आर्टिकल पता है तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, इसके मार्क्स बिल्कुल एकदम फ्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि देखो यहाँ पे सबसे पहले चुनाव की बात हो रही है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात करी है, तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल हो जाता है, तो मैम यहाँ पे आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल हमारा 324 हो जाएगा। विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल कौन सा होगा, 327 होगा। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की अगर हम बात करते हैं
है, तो आर्टिकल हमारा कौन सा हो गया 329। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक आंसर बन गया। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जब हम ओथ की बात करते हैं या शपथ की बात करते हैं तो कौन सा वाला शेड्यूल हो गया, तो मैम थर्ड वाला शेड्यूल हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो जब हम केंद्र सरकार की बात करेंगे तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है वो निर्देश देगी कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 256 के तहत। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत जो है वो चर्चा करी गई है। अरे यहाँ पे बात हो रही है किसको लेकर के, तो यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर के। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि किन अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत जो है वो यहाँ पे चर्चा करी गई है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर अपना बी का मतलब यहाँ पे 268 और 281। आर्टिकल कौन सा, तो आर्टिकल आपका 268 और आर्टिकल 281। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान किन दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये आप लोगों का होमवर्क का प्रश्न है। जब जब आप होमवर्क करते हो तो मैं आपके होमवर्क के प्रश्न को जो है वो देखती हूँ, न सिर्फ मैं आपके आंसर को देखती हूँ बल्कि मैं आपके आंसर को लाइक भी करती हूँ। ठीक है, अब एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव के बारे में। हालांकि टेक्स्ट बुक सुपरपास लाइव में आप लोग मात्र 1 रुपए के साथ क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। 375 प्लस एग्जाम्स को ये क्या करता है, कवर करता है। साथ में 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देगा, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट है, 30,000 से ज्यादा आपको पीवाईपीज मिलेंगे, साथ में टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बिल्कुल एकदम फ्री मिलेगा। 3 मंथ का जो सुपर पास लाइव है ये आपको 369 में अवेलेबल है, और 12 मंथ का जो सुपर पास लाइव है ये आपको 1249 में अवेलेबल है। ये आफ्टर कूपन कोड है, यानी कि जब आप कूपन कोड लगाओगे RIYA रिया, तब आपको ये वाला जो है वो स्ट्रक्चर शो करेगा। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाओगे तो आपको प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा शो करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कूपन कोड जो है वो यूज करना है। डन है। बाकी कैसे इनरोल कर सकते हो ये मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, जैसे आपने अपनी डिटेल फुलफिल करी तो वो आपको सुपर पास पे लाता है, लेकिन सुपर पास पे ना जाके हम सुपर पे जाएंगे। जैसे ही आप सुपर पे आओगे आपकी फोन की स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा प्रिपेयर फ्रॉम 430 प्लस एग्जाम्स। देखो सबसे पहले तो वो आपको क्या पूछेगा कि आप किस की तैयारी करें, जैसे स्टेट एग्जाम्स की, SSC की, है ना, रेलवे की, बैंकिंग की, टीचिंग की। तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे रेलवे जो है वो सिलेक्ट करोगे। फिर अगली स्लाइड में पूछेगा कि कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो जैसे आपने NTPC सिलेक्ट कर दिया, ग्रुप डी सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन कंट्रोलर सिलेक्ट कर दिया, तो इनकी जो लाइव क्लासेस है ना वो आपको यहाँ पे क्या कर जाएगी, शो कर जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, व्यू प्लान्स पे आप जाओगे। जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे जाओगे तो जो 3 मंथ का सुपर पास लाइव है ये 399 का है, 12 मंथ का सुपर पास लाइव आपका 1499 का है। लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आप लोगों के पास है। अप्लाई कूपन पर आप क्या अप्लाई करोगे, तो मैम RIYA रिया हम अप्लाई करेंगे, और फिर आप देखोगे कि आपका जो अपडेटेड प्राइस है वो आपको ऐसे शो करेगा। यानी कि 3 मंथ का सुपर पास लाइव 369 में है, 12 मंथ का सुपर पास लाइव आपका 1249 में है। डन है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। मैं फिर एक बार आप लोगों को बता देती हूँ किसके बारे में, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देख लेना। हालांकि इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लिंक ना भी मिले तब भी आप क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशन पे विजिट करके अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में जो है वो इनरोल कर सकते हो। बाकी देखो जो होमवर्क में प्रश्न आपसे पूछा जाता है प्लीज कृपया करके आप सभी उसका आंसर जो है वो किया करो, है ना। क्योंकि तुम लोग क्या नहीं करते, तुम लोग आंसर नहीं करते, ये गलत बात है। जब तक आप चीज़ों को लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें आपको कैसे याद होंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन चीज़ों को आप लिखते हो उन चीज़ों को फिर आप कभी नहीं भूलते। चलिए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।